हेलो गाइस, हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान के आपके इग्नू के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। इग्नू के ये BHDE 106 या EHD 06 दोनों एक ही हैं, ठीक है। कोड अलग अलग है, एक पुराना है एक नया है। इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे अध्याय 8 के, ठीक है। आपके चैप्टर 8 का के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे। तो इसके 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसका बाकी वाला बचा हुआ पार्ट आज कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, थर्ड का एक पार्ट बचा हुआ है इसमें, वो काफी बड़ा वीडियो हो गया था। ये भारतेंद्र युग और हिंदी, ठीक है, ये बचा हुआ था। तो ये पार्ट हम इसमें कर लेते हैं, सेकंड वाला, भारतेंद्र युग और हिंदी। चलिए, खड़ी बोली तमाम समर्थन और विरोध के टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करती हुई उस स्थिति में आ पहुंची थी जहां से अब वह निश्चित होकर जन सामान्य के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। और तभी, ठीक है, इसमें भारतेंद्र युग और हिंदी में बताया गया है कि जो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली तमाम समर्थन, ठीक है, बहुत लोगों ने खड़ी बोली का समर्थन किया था। तो ये तमाम समर्थन और विरोधों को झेलते हुए इसने बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन भी किया खड़ी बोली का, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने खड़ी बोली का विरोध भी किया, ठीक है। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए ये अब उस स्थिति में आ पहुंची थी जहां से अब वह निश्चित होकर जन सामान्य के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने लगी थी। अब जो जन सामान्य के विचार थे उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। और तभी उसी समय हिंदी साहित्य पटल पर भारतेंद्र जैसा व्यक्तित्व उभर कर आता है, ठीक है। जब ये हिंदी ने अपनी पहचान बना ली थी, लगभग इसने काफी संघर्ष के बाद अपनी पहचान पाई थी जन साधारण के विचारों के रूप में, तभी एक महान जो साहित्यकार थे भारतेंद्र, ठीक है, ये सामने आए। भारतेंद्र का समय 1850 से 1885 तक था, ठीक है। जो भारतेंद्र थे इनका समय 1850 से लेकर 1885 तक रहा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद दोनों से विभिन्न भाषा का शिष्ट तथा परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो कि पहले साहित्यकार थे, इन्होंने उन सभी से भिन्न, उन सभी से अलग रूप प्रस्तुत किया था। ना तो वह भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों को सायास ठूसने लगे, और ना तो वो जो संस्कृत के जो शब्द थे उनको जबरदस्ती वो तत्सम रूप में उन्हें नहीं ला रहे थे, अपनी भाषा के पक्ष में वो नहीं थे कि जबरदस्ती वो संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत के जो तत्सम शब्द थे उन्हें वो अपनी उसमें नहीं ला रहे थे अपनी भाषा में। और ना ही उन्हें अरबी फारसी भाषा के प्रचलित सरल विदेशी शब्दों को हिंदी में प्रयोग करने में कोई संकोच था। और वहीं पर वो जो फारसी, अरबी और फारसी भाषा के प्रचलित जो सरल विदेशी शब्द थे उन्हें भी वो अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग में ला रहे थे। और वो संस्कृत के जो उन्हें सही लगते थे उन शब्दों को भी वो अपनी हिंदी में इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो संस्कृत के तत्सम शब्दों को सायास जबरदस्ती वो जो तत्सम शब्द उन्हें नहीं बुला रहे थे, अगर उन्हें सही लगता था तो लाते थे, और जो अरबी फारसी के भी जो उन्हें सही शब्द लगते थे उनको वो अपनी भाषा में ला रहे थे। इनकी भाषा में तो ब्रज भाषा का देशज शब्दों का बड़ा ही स्वाभाविक ढंग से प्रयोग हुआ है, और इन्होंने अपनी भाषा में ब्रज भाषा का, ठीक है, इन्होंने अपनी भाषा में ब्रज भाषा का और देशज शब्दों का बड़े स्वाभाविक ढंग से प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए भारतेंद्र की टकशाली हिंदी, जो भारतेंद्र की जो टकशाली हिंदी है, हिंदी का एक नमूना इस प्रकार है। प्यारे रात छोटी है,
ठीक है। इनका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, प्यारे रात छोटी है और स्वागत बहुत है। ठीक है, प्यारे रात छोटी है और स्वागत बहुत है, जीना थोड़ा और उत्साह बड़ा है। जो जीना है, जीवन है, वो थोड़ा है, उत्साह बड़ा है। हाय मुझसी मोह में डूबी को कहीं ठोकर नहीं। ठीक है, हाय मुझसी मोह में डूबी को कहीं ठोकर नहीं, रात दिन रोते ही बीतते हैं। रात दिन रोते ही बीतते हैं, कई बातें पूछने वाला नहीं, और कोई भी बातों को पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि संसार में जी कोई नहीं देखता। क्योंकि संसार में जी मतलब या मन को है, मन से तात्पर्य है मन को कोई नहीं देखता, सब ऊपर की ही बात देखते हैं। सब कहाँ की बात देखते हैं? सब सिर्फ ऊपर की ही बात देखते हैं। हाय मैं तो अपने पराये सबसे बुरी बनकर बेकार हो गई। ठीक है, मैं अपनों से भी और परायों से भी बुरी बनकर बेकार हो गई। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी खड़ी बोली धीरे धीरे विकास पथ पर परिमार्जित होती हुई आगे बढ़ने लगी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ है कि जो खड़ी बोली थी वो धीरे धीरे विकसित होकर अपना वो स्थान बना रही थी। इसमें अरबी फारसी के शब्द आ गए थे और खड़ी बोली में अरबी फारसी जैसे शब्दों का भी प्रयोग हो रहा था। अब उसमें अंग्रेजी के आगमन से अंग्रेजी के शब्द भी स्वाभाविक ढंग से आकर छपने लगे। ठीक है, और जो अंग्रेजी के भी शब्द तो थे वो भी जो अंग्रेजी के आगमन से जो अंग्रेजी के शब्द थे वो भी स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल होने लगे और धीरे धीरे ये हिंदी की अपनी ही धरोहर बन गए। ठीक है, और धीरे धीरे हिंदी का ही हिस्सा बन गए। भारतेंद्र तो हिंदी के जातीय रूप को लेकर आगे चले। ठीक है, जो भारतेंद्र थे वो हिंदी के जातीय रूप को लेकर आगे चले थे। हिंदी का जितना व्यवस्थित ढंग से प्रयोग भारतेंद्र युग में हुआ, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, हिंदी का सबसे अच्छा सबसे व्यवस्थित ढंग से प्रयोग भारतेंद्र युग में ही हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। भारतेंद्र युग से पूर्व इससे कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता था। और भारतेंद्र युग से पहले क्या किसका प्रभाव दिखाई देता था? इसमें ये ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो कहीं पूर्वी हिंदी की छाप और कहीं पूर्वी हिंदी की छाप भी थी, कहीं अरबी फारसी का पुल अधिक था। ठीक है, कहीं पर भारतेंद्र युग से पहले कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव था, तो कहीं पूर्वी हिंदी की छाप दिखाई देती थी, तो कहीं पर अरबी फारसी का अपना प्रभाव दिखाई देता था इसका। और तो कहीं वह संस्कृत की तत्सम शब्दावली के बोझ तले दबी हुई थी। और कहीं क्या था कि जो संस्कृत थी उसके तत्सम शब्दावली से हिंदी दबी हुई थी। भारतेंद्र से पहले हिंदी की गाड़ी चल तो पड़ी थी। ठीक है, भारतेंद्र युग से पहले हिंदी की गाड़ी चल तो रही थी, हिंदी का प्रयोग तो हो रहा था, लेकिन अभी तक वह अपना सर्वमान एवं सर्व स्वीकृति तथा सर्वग्रह रूप लेकर उपस्थित नहीं हो पाई थी। ठीक है, पूरी तरह से हिंदी जो थी वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई थी। यही कार्य हुआ भारतेंद्र युग में। और ये कार्य कब हुआ? ये कार्य भारतेंद्र युग में हुआ जब हिंदी ने अपना पूर्णतः प्रभाव दिखाया भारतेंद्र युग में आकर, और इस कार्य को परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप से संपन्नता मिली। ठीक है, संपन्नता मिली। आगे चलकर द्विवेदी युग, अब आगे चल के जब द्विवेदी युग आया भारतेंद्र युग के बाद में, भारतेंद्र स्वयं तो कर्मठ व्यक्ति थे ही। ठीक है, जो भारतेंद्र थे वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे, वो एक कर्मठ व्यक्ति थे, पर उन्होंने हिंदी प्रेमियों और साहित्यकारों की एक ऐसी मंडली तैयार की जिसने खड़ी बोली के विकास में सामूहिक रूप से कार्य किया। ठीक है, उन्होंने हिंदी की ऐसी एक ग्रुप को तैयार किया था, मंडली तैयार की थी साहित्यकारों की, जिनके साथ मिलकर उन्होंने सामूहिक रूप से हिंदी पर कार्य किया। अब साहित्य के क्षेत्र में नए नए रास्ते खुल गए।
ठीक है, अब साहित्य के क्षेत्र में नए नए रास्ते खुल गए। गद्य की नई नई विधाओं पर लेखनी चलाई गई। ठीक है, गद्य की नई नई विधाओं पर लेखनी चली, उनको लिखा गया। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना के अलावा ज्ञान विज्ञान के विषय पर साहित्य सृजन होना आरंभ हुआ। ठीक है, इन सब के अलावा ज्ञान विज्ञान पर भी साहित्य सृजन होने लगा। इस कार्य में स्वयं भारतेंदु के अलावा जो दूसरे प्रमुख साहित्यकार सामने आए उनमें लाला श्री कृष्णदास। ठीक है, उनमें कौन कौन थे? लाला श्री कृष्णदास, जो कि 1851 से 1887 तक, बाल कृष्ण भट्ट 1844 से 1924 तक रहे, और प्रताप नारायण मिश्र ये 1856 से 1894 तक रहे। राधा कृष्णदास 1865 से 1907 तक रहे। राधा चरण गोस्वामी 1851 से 1925 तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923 के नाम विशेष से उल्लेखित हैं। ठीक है, भारतेंदु युग में भाषा परिमार्जन की दिशा में अभूतपूर्ण कार्य हुआ। ठीक है, भारतेंदु युग में भाषा परिमार्जन की दिशा में अभूतपूर्ण कार्य हुआ तथा और साथ ही उसमें राष्ट्रीय भावना एवं नवोत्थान की चेतना भी जागृत हुई। ठीक है, साथ ही इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय भावना और नवोत्थान की चेतना भी जागृत हुई। भारतेंदु युग के विद्वानों ने जहां लोगों को भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं आर्थिक जागरूकता के प्रति सचेत किया, वहीं दूसरी ओर खड़ी बोली के प्रचार एवं प्रसार के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का वह आरंभिक चरण था जहां गद्य की विधाओं के लिए तो खड़ी बोली को आधार बनाया गया, परंतु कविता के क्षेत्र में भी, ठीक है, लेकिन कविता के क्षेत्र में लोगों का ब्रजभाषा से मोह नहीं छूटा। लेकिन जो कविताएं थी वो ब्रजभाषा में अभी थी, क्योंकि ब्रजभाषा की कविताओं से लोगों का मोह अभी भी नहीं छूटा था। कविता अभी भी ब्रजभाषा में ही लिखी जाती थी। ठीक है, सृजनात्मक साहित्य के अलावा इस युग में बांग्ला, संस्कृत तथा अंग्रेजी के अनुवाद के कार्य भी किए गए। ठीक है, इनके अनुवाद भी हुए इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 4, 20वीं शताब्दी में हिंदी की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अब 20वीं शताब्दी में आपसे हिंदी की स्पष्टति यहाँ पूछी जा रही है कि 20वीं शताब्दी में हिंदी की स्थिति को बताइए। ठीक है, हिंदी का क्या पोजीशन हिंदी की थी 20वीं शताब्दी में, वो यहाँ पे आपसे पूछी गई है। चलिए शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी में हिंदी भाषा को आगे ले जाने में सरस्वती पत्रिका की भूमिका सराहनीय है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में जो हिंदी भाषा को आगे ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरस्वती पत्रिका की बताई गई है। सरस्वती के संपादक स्वयं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका के माध्यम से भाषा के परिमार्जन एवं परिष्कार का बीड़ा उठाया। ठीक है, परिष्कार का इन्होंने बीड़ा उठाया और वे पूरे मनोयोग से हिंदी की सेवा में जुट गए। हिंदी प्रेमियों में कई प्रकार के लोग शामिल थे। जो हिंदी प्रेमी जो थे उसमें कई तरह के अलग अलग लोग शामिल थे। इनमें एक और साहित्यकार थे। ठीक है, इसमें एक और तो साहित्यकार थे, तो दूसरी ओर वे देशभक्त जिनके मन में हिंदी को आजाद कराने की भावना प्रज्वलित हो रही थी। ठीक है, दूसरे ऐसे भी देशभक्त थे जो कि हिंदी को आजाद कराना चाहते थे। उनके मन में हिंदी को आजाद कराने की भावना प्रज्वलित हो रही थी। वे लोग समझते थे कि हिंदी को सक्षम और
समर्थ बनाए बिना देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, वो उनका ऐसा मानना था कि जब तक हम हिंदी को सशक्त नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे भी आप जानते हैं किसी भी देश की जो भाषा होती है वो कम्युनिकेशन का साधन, सबसे अच्छा साधन होता है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है। ठीक है, देशभक्तों की इस श्रेणी में संपूर्ण राष्ट्र के अलग अलग प्रांतों के लोग शामिल थे। ठीक है, देशभक्तों की इस श्रेणी में अलग अलग प्रांतों के लोग शामिल थे। इनमें से बहुत से तो ऐसे देशभक्त थे जो स्वयं हिंदी नहीं जानते थे। ठीक है, बहुत तो ऐसे भी थे जो खुद हिंदी नहीं जानते थे फिर भी हिंदी का समर्थन कर रहे थे उस समय, पर उनमें राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि ये सभी लोग देश और भाषा के मामले पर आसान अपनी प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठे हुए थे। ठीक है, उनमें देशभक्ति भावना इतनी ज्यादा प्रबल थी कि देशभक्ति की भावना के कारण वो अपने प्रांतीयता से ऊपर उठे हुए थे और हिंदी का समर्थन कर रहे थे। इसलिए अब हिंदी में प्रांतीय भाषाओं के शब्द भी आने लगे थे। ठीक है, इसलिए अब हिंदी में प्रांतीय भाषाओं के शब्द भी आ रहे थे। भारतेंदु युग के लेखकों के पद्य में ब्रजभाषा के प्रयोग भी आ रहे थे तथा दूसरी ओर कुछ लोगों का फारसी शब्दों वाली हिंदी का मुंह भी बना हुआ था। ठीक है, दूसरे कुछ ऐसे लोग भी थे जिनमें फारसी शब्दों वाली हिंदी का भी उन्हें मोह था, उससे भी उन्हें लगाव था। कुछ साहित्यकार ऐसे भी थे जिन्होंने अपने मन माने ढंग से नए नए शब्दों को गढ़ लिया था। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने ढंग से नए नए शब्दों को गढ़ लिया था, नए नए शब्दों का आविष्कार कर लिया था और साहित्य में प्रयोग करना आरंभ कर दिया था और वो अपने साहित्य में प्रयोग भी उन्हें कर रहे थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वे हिंदी की इस अराजकतापूर्ण स्थिति से कैसे निपटें और उसे परिमार्जित कर एक रूपता की दिशा में कैसे आगे ले जाएं। उनके सामने यही एक समस्या सबसे बड़ी थी। द्विवेदी जी की हिंदी तथा हिंदी साहित्य को दो महत्वपूर्ण देना है। जो द्विवेदी जी थे इन्होंने हिंदी और हिंदी साहित्य को दो महत्वपूर्ण देन है इनकी। एक तो उन्होंने लोगों को ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखने की प्रेरणा दी। ठीक है, इनकी दो महत्वपूर्ण योगदान इनके क्या हैं कि इन्होंने, जो द्विवेदी जी थे, इन्होंने पहला तो लोगों को जो कविता ब्रज भाषा के स्थान पर इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया, अर्थात उन्होंने लोगों को खड़ी बोली में कविता करना सिखा दिया और उन्होंने खड़ी बोली में उन्हें कविता करना सिखा भी दिया। और द्विवेदी युग से हिंदी कविता भी गद्य के साथ साथ खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। ठीक है, द्विवेदी युग से जो हिंदी कविता थी वो गद्य के साथ साथ खड़ी बोली में भी लिखी जाने लगी। द्विवेदी जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, द्विवेदी जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है जो सरस्वती के माध्यम से हिंदी भाषा का परिमार्जन एवं सुधार सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए जो लेख आते थे उनमें भाषा, व्याकरण तथा वर्तनी आदि की अनेक अशुद्धियां होती थी। ठीक है, जो सरस्वती पत्रिका थी उसमें छपने के लिए लेख आते थे, उनमें काफी अशुद्धियां हुआ करती थी जिन्हें द्विवेदी जी रात रात बैठकर इन लेखों की भाषा स्वयं सुधारा करते थे। ठीक है, द्विवेदी जी तो थे वो इन लेखों की भाषा स्वयं ही सुधारते थे और लोगों को सही भाषा लिखने की प्रेरणा देते थे और लोगों को सिखाते थे, उन्हें प्रेरित करते थे कि वो सही भाषा कैसे लिखें। उन्होंने स्वयं भी ऐसे लेख लिखे जिनके माध्यम से उन्होंने व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्ह आदि का आदर्श रूप जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, शासन, न्याय,
शिक्षा, खेल कूद आदि से संबंधित विषयों पर व्यवस्थित ढंग से प्रचार प्रस्तुत करने के लिए अन्य भाषाओं जैसे बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत आदि के शब्द ग्रहित किए। ठीक है, इन्होंने इन सब भाषाओं के शब्दों को भी अपनाया, ग्रहित किए और हिंदी को समर्थ बनाने का प्रयास किया और हिंदी को इन्होंने समर्थ बनाने का प्रयास किया। भारतीय जन बोलियों से हिंदी का जो संबंध एक प्रकार से कट गया था, ठीक है, भारतीय जो जन बोलियां थी उनसे इस तरह से हिंदी का संबंध कट गया था, उसे उन्होंने पुनः स्थापित किया, उसे उन्होंने फिर से स्थापित कर दिया। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का वह युग है, ठीक है, जो द्विवेदी युग है वो हिंदी साहित्य का वह युग है जहां आकर एक ओर हिंदी गद्य की सभी शैलियां विकसित हुई तो दूसरी ओर हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि हुई। ठीक है, हिंदी की जहां शैलियां विकसित हुई वहीं हिंदी के शब्द भंडार में भी वृद्धि हुई। इस युग में जो साहित्यकार सामने आए उनमें बालकुंदन गुप्त, उनमें कौन कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री, पांडे, चेतन शर्मा उग्र, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास के नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हैं। इन सबके नाम भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। द्विवेदी युग की समाप्ति पर खड़ी बोली में एक स्थिरता आ गई थी। ठीक है, जैसे ही जब द्विवेदी युग समाप्त हुआ, समाप्त होते होते हिंदी की जो खड़ी बोली थी इसमें एक स्थिरता आ गई थी और उसकी एक व्याकरणिक व्यवस्था बन गई थी। ठीक है, और उसकी एक क्या बन गई थी? व्याकरणिक व्यवस्था बन गई थी। इस बात का प्रमाण है पंडित कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण। ठीक है, पंडित कामता प्रसाद गुरु का जो हिंदी व्याकरण है छायावाद के आरंभ से शुरू हुई हिंदी के पुनरुत्थान की कहानी है। ठीक है, हिंदी के पुनरुत्थान की कहानी है। व्याकरणिक स्थिरता और मानक प्रयोगों की ओर रुझान की कहानी छायावादी युग से आरंभ होती है। ठीक है, ये अब यहाँ पे छायावादी युग की आगे आपका छायावादी युग आ रहा है तो व्याकरणिक स्थिरता और मानक प्रयोग की ओर रुझान की जो कहानी है ये छायावादी युग से स्टार्ट होती है। इस युग में हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि करने के उद्देश्य से संस्कृत के उपसर्ग एवं प्रत्यय लेकर नए नए शब्दों के निर्माण का कार्य किया गया। ठीक है, संस्कृत के अलावा अंग्रेजी के बहुप्रचलित रूपों वाक्यांशों के अनुवाद किए गए तथा छायावादी कविताओं ने अपनी कविता में अनेक नए नए ध्वन्यात्मक शब्दों को गढ़ने का काम किया। आगे चलकर प्रयोगवाद और प्रागृतिवाद की धाराएं हिंदी साहित्य में पल्लवित हुई और इनके अंतर्गत देसी शब्दों को फिर से साहित्य में प्रवेश मिला। ठीक है, फिर से साहित्य में देसी शब्द यूज होने लगे। आंचलिक साहित्य सर्जन के फलस्वरूप आंचलिक शब्दों की वृद्धि हुई। ठीक है, आंचलिक साहित्य सर्जन के फलस्वरूप जो आंचलिक शब्दों की वृद्धि हुई। प्रेमचंद ने अपनी कहानी में जिस सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया था साथ जन सामान्य को अभिव्यक्ति देने का काम किया था। ठीक है, इन्होंने जो अपनी कहानियों में प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जिस सहज भाषा का सरल भाषा का प्रयोग किया है और जन सामान्य को अभिव्यक्ति देने का काम किया है वहीं चेतना उस समय के कथा साहित्य में आगे बढ़ी। इस प्रकार अब हिंदी भाषा राष्ट्रीयता से उठकर अंतरराष्ट्रीयता की ओर विकसित होने लगी। ठीक है,
तो ये सिर्फ अब राष्ट्र की भाषा नहीं, अंतरराष्ट्रीय भाषा भी की ओर भी इसने अपना विकास करना शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता काल 20वीं शताब्दी के मध्य का समय भारत के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, स्वतंत्रता काल जो है वो 20वीं शताब्दी का ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। एक और देश का विभाजन हुआ। ठीक है, एक और हमारा देश, आपको पता होगा कि हमारा देश डिवाइड हो गया था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में। ठीक है, एक और देश का विभाजन हुआ तो दूसरी ओर सामंतवादी और सम्राटवादी, ठीक है, जो सामंतवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत हुआ। ठीक है, तो दूसरी ओर जो पुरानी चली आ रही व्यवस्थाएं थी, जो सामंतवादी व्यवस्था थी और साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, इसका भी अंत हो गया। रियासतों और जमींदारी, जो रियासत परंपराएं चली आई थी, रियासतों और जमींदारी प्रथा को उखाड़ फेंका गया। ठीक है, रियासतों को, जो जमींदारी प्रथा थी, इसको उखाड़ फेंका गया, इसको खत्म किया गया। शोषण और दमन के चक्र को समाप्त कर दिया गया और शोषण और दमन के चक्र को भी समाप्त कर दिया गया। उद्देश्य से समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। जन सामान्य की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं जन सामान्य की स्थिति को सुधारने के लिए बनाई गई और राष्ट्र को शिक्षित और तकनीकी दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए प्रयास आरंभ किए गए। ठीक है, हम देश को शिक्षित करने के लिए और तकनीकी दृष्टि से इसे समृद्ध बनाने के लिए प्रयास किए गए। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नए नए उद्योग धंधे खुलना शुरू हुए। ठीक है, औद्योगिकरण की दृष्टि से भी नए नए धंधे खुलना शुरू हुए, नए नए औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी स्टार्ट हुई। विदेशों से राजनैतिक संबंध स्थापित होने लगे और जो विदेशी थे, दूसरे देश थे, उनसे राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाने लगे। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय संविधान। ठीक है, इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान बना 1949 में। ठीक है, संविधान हमारा कब बना? 1949 में, पर लागू 26 जनवरी 1950 हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसे याद रखेंगे कि जो संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन ये लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ है। ठीक है, इस संविधान के अनुसार भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा मिला। ठीक है, इस संविधान के अनुसार क्या मिला है? भारत को प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा मिला। लेकिन दूसरी ओर अनेक प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल, आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और सामाजिक असुरक्षा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, औद्योगिकीकरण, जन सामाजिक बुराइयां, नैतिक मूल्यों का पतन आदि बुराइयां भी भारतीय समाज में पनपना शुरू हो गई थी। ठीक है, भारतीय समाज में इस तरह की नई नई बुराइयां भी पनपना शुरू हो गई थी। तत्कालीन साहित्य इन सबसे प्रभावित हुए बिना तो रह नहीं सकता था, और जो उस समय का जो साहित्य था वो इन चीजों से कैसे प्रभावित ना होता, जब समाज में इतनी सारी बुराइयां उत्पन्न हो रही थी, जैसे भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, और सांप्रदायिकता है, औद्योगिकीकरण है, सामाजिक असुरक्षा है, ठीक है, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता। तो इस तरह की बुराइयों के साथ साथ हमारा साहित्य भी प्रभावित हो रहा था। अतः स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए आगे की ओर विकसित हो रहा था, और हमारा साहित्य जो था इन सब चीजों से प्रभावित होते हुए आगे बढ़ रहा था। आलोचना के मानदंड स्थापित हुए।
ठीक है। आलोचना के मानदंड स्थापित हुए जिससे भाषा में विश्लेषण की क्षमता का विकास हुआ। जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी, ठीक है। आप याद रखेंगे जब भारत हमारा आजाद हुआ है उस समय की भारत की राजभाषा क्या थी, उस समय भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी और हिंदी को राजभाषा का दर्जा 1965 में मिला है, ठीक है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है, ये 1965 में मिला है। लेकिन इस समय तक देश की राजनीतिक स्थितियों में भारी परिवर्तन आ चुके थे, ठीक है। लेकिन इस टाइम तक जो राजनीतिक स्थितियां थी भारत की उसमें भारी परिवर्तन आ गए थे। भारत सरकार की हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित करने की नीति का दक्षिण भारत के प्रांतीयतावादी विचारधारा वाले संकुचित मन के लोगों ने विरोध किया था, ठीक है। दक्षिण भारत के जो लोग थे उन्होंने भारत की इस बात का विरोध किया था कि हिंदी को राजभाषा घोषित करने की इस बात पर उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। बहरहाल आज संविधान में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी एवं अन्य प्रमुख प्रांतीय भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है, पर आज यह सत्य भारतीय मन के अवश्य स्वीकार कर लिया है। भारतीय मन ने ये सत्य को स्वीकार कर लिया है कि अंग्रेजी को आधार बनाकर इस देश को बहुत समय तक विकास पथ पर नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। इसको हमने मान लिया है कि अब हिंदी को अगर हम आधार बनाएंगे विकास का तो हम देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं के विकास के साथ ही भारत जो देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, ठीक है। देश का जो भविष्य है वो हिंदी और दूसरी प्रांतीय भाषाओं के साथ ही जुड़ा हुआ है। डॉक्टर चातुर्य ने भारतीय आर्य भाषा और हिंदी मानक ग्रंथ में लिखी है, ठीक है। जो डॉक्टर चातुर्य है उन्होंने भारतीय आर्य भाषा और हिंदी मानक ग्रंथ लिखे हैं जो कि भारत में हिंदी न केवल पारस्परिक वार्तालाप की भाषा है बल्कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए हिंदी को ही आधार बनाया जाता है, ठीक है। अगर भारत से बाहर कोई भारतीय हैं, विदेश में कोई भारतीय हैं, उनसे भी बातचीत के लिए हिंदी को ही आधार बनाया जाता है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष तो है ही, वे विदेश में भी जहां हिंदी भाषी लोग जा बसे हैं, जहां हिंदी बोलने वाले लोग अगर विदेशों में भी जाकर बसे हैं और अपनी अस्मिता की पहचान वे भारत और हिंदी से करते हैं। भारत में कोने कोने तक हिंदी को प्रचारित करने में हिंदी सिनेमा की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी सिनेमा ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने में इसके महत्व को बताया है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोग सुदूर दक्षिण के हो या पश्चिम के, ठीक है। लोग चाहे सुदूर मतलब दूर के, चाहे दक्षिण के हो चाहे पश्चिम के, उत्तर के हो या पूर्वांचल के, सब हिंदी फिल्मों को देखने में काफी रुचि लेते हैं। सभी लोग हिंदी फिल्में देखते हैं, काफी आनंद लेते हैं। भाषा को समझ बोल सकते हैं और भाषा को समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। हिंदी की अखिल भारतीय स्तर पर दो रूप दिखाई देते हैं और हिंदी के जो अखिल भारतीय स्तर पर दो रूप दिखाई देते हैं। एक हिंदुस्तानी का जो हिंदी रूप के अंतर्गत आता है स्तर पर और संपर्क भाषा के रूप में मान्य है, ठीक है। इसके जो दो रूप हैं, एक तो हिंदुस्तानी जो संपर्क एक भाषा है तथा आज इसके अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रीय रूप भी खड़े हो गए हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रों में भी आप इसे देख सकते हैं। यही कारण है कि आज कलकातिया हिंदी,
मुंबईया हिंदी, दिल्ली की हिंदी, इस तरह से अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। मुंबईया हिंदी, दिल्ली हिंदी, कलकत्तिया हिंदी जैसे रूपों की चर्चा की जाती है। इन रूपों का होना हिंदी भाषा के लिए कमजोरी की बात नहीं है, यह तो उसकी प्रगति एवं समृद्धि की सूचना देता है। ठीक है। हिंदी का दूसरा रूप उसका साहित्यिक रूप है। और हिंदी एक तो रूप हमारा बोलचाल हो गया, संपर्क भाषा हो गया। दूसरा रूप क्या है हिंदी का? दूसरा एक साहित्यिक रूप है हिंदी का। यह साहित्यिक रूप आज हिंदी साहित्य के विकास की लगभग 200 वर्षों की कहानी कह रहा है। ठीक है, ये कम से कम भारत 200 वर्षों की इसकी कहानी है। सबसे अच्छी बात तो यह हुई है कि साहित्यिक हिंदी भी अब हिंदी प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई। जो साहित्यिक हिंदी है वो भी अब सिर्फ हिंदी प्रदेशों तक सीमित नहीं रह गई है। हिंदीतर प्रांतों के प्रसिद्ध साहित्यकार सामने आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं वो सामने आ रहे हैं, जो हिंदी साहित्य निधि को और भी समृद्धि प्रदान कर रहे हैं। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज हिंदी खड़ी बोली राष्ट्रीयता से उठकर अंतर्राष्ट्रीयता के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमारी हिंदी है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ राष्ट्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंच चुकी है, अंतर्राष्ट्र तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये आपका जो 8th अध्याय था आपका ये खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, आप कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है, आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और भी किसी सब्जेक्ट का अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। ये हिंदी के जितने भी पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर है वो सारे मैं आपको करा रही हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिए। हिंदी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं बहुत बड़ी, आप 1-2 बार देख कर भी चले जाएंगे तो आपको उतना याद रह जाएगा जितना आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।